नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जो कि पेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और साथ ही कई अन्य वनडे एग्जाम की दृष्टि से भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम में यहाँ से लगभग एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए देर न शुरू करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं, पहला पॉइंट है यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ये हमारा भाग संविधान के भाग 4 के अंतर्गत है और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मतलब जो डीपीएसपी है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाता है यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश प्रपत्र को संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में माना गया। ठीक है, जो 1935 का अधिनियम था उसमें अनुदेश प्रपत्र को संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में माना गया। नेक्स्ट है हमारा, केवल भारत और आयरलैंड के संविधान में प्रेजेंट है। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम बात करें तो ये या तो भारत के संविधान में प्रेजेंट है या फिर आयरलैंड के संविधान में प्रेजेंट है। इसके अलावा पूरे विश्व में किसी भी संविधान में ये प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से लिया गया है। अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करें तो ये उनका उद्देश्य क्या था ये लेने का, तो इसके पीछे जो उद्देश्य था ये था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के से लिया गया है। ठीक है, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए लिया गया है। नेक्स्ट हमारा, नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब डीपीएसपी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। जो डीपीएसपी है वो देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब राज्य जब भी कानून बनाएगी राज्य सरकार तो इन तत्वों को विशेष ध्यान देगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, डीपीएसपी पर महत्वपूर्ण टिप्पणी। मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उन पर बहुत सारे फिलोसफर हैं, उन्होंने अलग अलग टिप्पणी की है। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां जहां से कि क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट देकर। ठीक है, तो पहला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता बताया। ये बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये स्टेटमेंट दिया था केटी साहा ने। ठीक है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है। मतलब नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ये कहा जी ऑस्टिन ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। मतलब डीपीएसपी से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। यहाँ से इन अनुच्छेद के बारे में यहाँ से आप अनुच्छेद से हर एक साल हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, और ये जो अनुच्छेद हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले देखते हैं हम अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा भाग 4 भी लागू होगी। ठीक है, अनुच्छेद 36 में क्या है कि जो अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है और जो भाग 4 में है वो भी यहाँ पर लागू होगी। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 37 आर्टिकल 37, डीपीएसपी किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई राज्य सरकार डीपीएसपी को लागू नहीं करती है
तो कोर्ट के द्वारा ये लागू नहीं कराई जा सकती। ठीक है, मतलब ये एनफोर्सिएबल नहीं है। ठीक है, राज्य का केवल एक कर्तव्य है कि वो कानून बनाते समय डीपीएसपी का विशेष ध्यान रखे, लेकिन संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि न्यायालय के द्वारा उसको लागू कराया जाए। ठीक है, मतलब बाध्यता नहीं है इसकी। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 38। ठीक है, आर्टिकल 38 लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था। इसमें लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था की बात की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्टिकल 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। इसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 39 का या 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। इसके अंतर्गत बात की गई है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, और ये जो अनुच्छेद है ये 42वें संशोधन द्वारा हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 40 मतलब अनुच्छेद 40। इसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है, इसमें काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं व प्रसूति सहायता का उपबंध है। इसमें मैटरनिटी जो लीव होती है महिलाओं के लिए उसका विशेष प्रावधान इस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 43। इसमें कर्मकारों के लिए निर्वाह एवं मजदूरी है। इसमें जो कर्मकार होते हैं उनके लिए निर्वाह मजदूरी की व्याख्या की गई है। अगला है हमारा अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, इसे भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये 2019 के पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जितने भी जो अनुच्छेद हैं डीपीएसपी के जो बाद में ऐड किए गए हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो लगभग वनडे एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इनको। नेक्स्ट है हमारा 43 खा। 43 खा की अगर बात करें तो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मतलब सहकारी समितियों की व्याख्या की गई है, और ये 97वां संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था। मतलब ये मूल उसमें नहीं था, लेकिन इसको 2011 में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अगला है हमारा अनुच्छेद 44। इसमें नागरिकों के लिए एक समान संहिता की बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात इसमें की गई है। ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, यहाँ ये लगभग पुरानी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, 6 वर्ष से कम जो 6 साल से कम बच्चों के लिए, मतलब जो जिनकी आयु 6 वर्ष है उनसे कम आयु के बच्चों के लिए इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 की अगर बात करें तो SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी अभिवृद्धि है। ठीक है, इसमें SC ST या जो अन्य वीकर सेक्शन के जो नागरिक हैं उनके लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी अभिवृद्धि की गई है। ठीक है, ऐसा प्रावधान इस अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने व लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का कर्तव्य है। मतलब नागरिकों के लिए पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा, ऐसा प्रावधान इस अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 की अगर हम बात करें तो इसमें कृषि और पशुपालन का संगठन, मतलब इसमें कृषि और पशुपालन का संगठन ऐसा वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है अनुच्छेद 48 में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 48 का। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों की रक्षा के बारे में
वर्णन किया गया है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। 48 का के अंतर्गत महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 की बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। इसमें राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान हैं और वस्तुओं का संरक्षण है, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। ये अनुच्छेद अभी 2022 की जो PCS की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें भी ये पूछा गया था। ठीक है, अगला है हमारा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 के बारे में देखें, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। इसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 50 के अंतर्गत किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। जो 2019 में BEO की परीक्षा हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 51 मतलब मैचिंग में दिए गए थे कई सारे अनुच्छेद, उसमें एक अनुच्छेद 51 भी था। तो ये भी एक रिपीटिव क्वेश्चन है, पुरानी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ठीक है, तो इसमें क्या इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 51 में, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 का की बात करें तो इसमें मूल कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है, मतलब इसमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं और इसे भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नीति निदेशक तत्व एवं मूल अधिकार में अंतर। ठीक है, नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार में क्या अंतर है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय एनफोर्सेबल हैं, जबकि निदेशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है। मतलब फंडामेंटल राइट न्यायालय के द्वारा एनफोर्सेबल हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी नागरिक के मूल अधिकार का हनन होता है और वो कोर्ट में चला जाए, ठीक है, कोर्ट में चला जाता है, तो कोर्ट या न्यायालय उसको लागू कराएगा। ठीक है, लागू उसको करा सकता है, जबकि नीति निदेशक तत्व के बारे में ऐसा प्रावधान नहीं है। नीति निदेशक तत्व राज्य या केंद्र के केवल कर्तव्य मात्र हैं, लेकिन एनफोर्सिएबल नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा मूल अधिकार व्यक्तियों से संबंधित है, जबकि निदेशक तत्व राज्यों से संबंधित हैं। अगर मूल अधिकार की बात करें तो ये नागरिकों के लिए दिए गए हैं और ये व्यक्तियों से संबंधित हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व में राज्य सरकारों के लिए कर्तव्य के बारे में बात की गई है, तो ये राज्यों के बारे में है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा मूल अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि नीति निदेशक तत्व का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, इसको समझते हैं। मूल अधिकार का जो उद्देश्य है वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। वहीं अगर हम नीति निदेशक तत्व की बारे में बात करें तो सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, क्योंकि राज्य को ये निर्देश दिए गए हैं कि राज्य जब भी नागरिकों के लिए पॉलिसी बनाएगी तो उसमें नीति निदेशक तत्व का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा आपातकालीन स्थिति में मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व नहीं। मतलब जब भी कोई इमरजेंसी हो, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो या नेशनल इमरजेंसी हो, तो उसमें फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, जबकि DPSP को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये महत्वपूर्ण डिफरेंस है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5, मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, जबकि नीति निदेशक तत्व की जो प्रकृति है वो सकारात्मक है। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो नेगेटिव नेचर के होते हैं, जबकि DPSP जो है वो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है,
जबकि नीति निर्देशक तत्व को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इसके बारे में इसको समझते हैं। फंडामेंटल राइट क्या है कि इसको लीगली मान्य किया गया है। ठीक है, अगर किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस नागरिक के मूल अधिकारों को लागू कराएगा। ठीक है, क्योंकि इनको कानूनी मान्यता प्राप्त है। जबकि नीति निर्देशक तत्व के बारे में ऐसा नहीं है। नीति निर्देशक तत्व केवल नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता ही इनको प्राप्त है, क्योंकि जब भी नीतियां बनाई जाएंगी तो नागरिकों के वेलफेयर के बारे में ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगला बिंदु है, मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व समुदाय को प्रोत्साहन देते हैं। जो फंडामेंटल राइट है वो इंडिविजुअली या व्यक्तिगत होते हैं, जैसा कि ऊपर भी वर्णन किया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो सामूहिक होते हैं या राष्ट्र के लिए होते हैं। ठीक है, तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किसी समुदाय के लिए हैं, ना कि किसी व्यक्तिगत के लिए, जबकि मूल अधिकार जो हैं वो इंडिविजुअली होते हैं, इंडिविजुअल व्यक्तिगत कल्याण के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में मेन डिफरेंस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा एक नोट है, यहाँ पे दिया गया अनुच्छेद 351, संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार व विकास करे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 335, इसमें संघ तथा राज्यों की सेवाओं में नियुक्ति करने में एससी व एसटी के व्यक्तियों के दावों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, मतलब एससी एसटी जो सरकारी नियुक्तियां होंगी उसमें एससी एसटी के जो दावे हैं उनके बारे में ध्यान रखा जाएगा, मतलब एक तरह से रिजर्वेशन की बात इसमें की गई है। जबकि 351 में संघ का ये कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार व विकास करे। तो ये दो एक्स्ट्रा डीपीएसपी ही हैं एक तरह से, 351 और 335 अन्य डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी कर्तव्य हैं और जो आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं वहाँ पर भी वो राज्य के लिए एक तरह से कर्तव्य ही हैं। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स हमारी डीपीएसपी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि हमारे पैट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कारगर साबित होने वाली है। और साथ ही अन्य कई वनडे एग्जाम, चाहे वो पीसीएस का हो या आरओएआरए का हो, सभी की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।